हेलो बच्चों, कैसे हो। इससे पहले हमने दो वीडियो में जनसंख्या संगठन के बारे में और उसके परिचय के बारे में जाना। जनसंख्या संगठन क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में लिंगानुपात कमी के कौन कौन से कारण हैं, लिंग आयु पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिडों की आकृति किस तरह से जनसंख्या विशेषताओं को बताती है। ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब जनसंख्या संगठन का जो अगला बिंदु है, ग्रामीण नगरीय संगठन यानी रूरल अर्बन अर्बन कंपोजिशन, उसके ऊपर थोड़ी परिचर्चा कर लेते हैं। और ये कि आपका परिवेश है, आपके आस पड़ोस का परिवेश है, ये आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे अगर मैं आपको बोलूँ किसी भी प्रदेश की जनसंख्या उसके निवास को आधार बनाकर उसको दो भागों में कैसे विभक्त करोगे। तो जनसंख्या को अगर अपन निवास को आधार बनाकर दो भागों में विभक्त करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या, या फिर आप बोल सकते हो नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या। थोड़ा सा और अगर आप परिचित हैं तो आप बोलोगे गांव में जो जनसंख्या निवास करेगी वो प्राथमिक कार्यों में संलग्न होगी, यानी ऐसी जनसंख्या जो प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, या फिर ऐसी जनसंख्या जो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, यानी कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में कार्य करती है, यानी प्राथमिक कार्यों में संलग्न नहीं है। तो ये सामान्य सा परिचय आप बता सकते हो ग्रामीण क्षेत्र का है, और ये सामान्य सा परिचय नगरीय क्षेत्र का है। तो एक थ्योरेटिकल बिंदु है जिसको अपन थोड़ा समझ ले कि ग्रामीण क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या से जो निर्मित क्षेत्र हैं, प्राथमिक कार्यों में संलग्न जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं। नगरों में जनसंख्या अगर निवास कर ले या नगरों में जनसंख्या का अगर निवास हो जाए तो वो नगरीय जनसंख्या क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ वाले जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न होंगे। आप ये भली बात ही परिचित हैं कि गांव के रहन सहन और नगरों के रहन सहन, गांव की सामाजिकता, नगरों की सामाजिकता, गांव की आर्थिक दशा और नगरों की आर्थिक दशाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल देखें तो जो विकसित क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए अपन यूरोप महाद्वीप को ले लें, केवल पहले यूरोप महाद्वीप पे अगर हम फोकस करें तो हम क्या देखेंगे कि एक तरफ गांव है, एक तरफ नहर है, नगर है। और अब अपन नगर और गांव में महिला और पुरुष की संख्या पर थोड़ा सा अगर फोकस करें तो हम पाएंगे कि जितने भी विकसित देश हैं यानी यूरोप महाद्वीप है, वहाँ गांव में पुरुष जनसंख्या अधिक रहती है। ध्यान रखना, विकसित देशों में गांव के अंदर उन्नत कृषि की जाती है, ये कहें तकनीकी आधारित कृषि की जाती है, और वो तकनीकी आधारित कृषि जो है वो पुरुष प्रधान है, यानी वहाँ पुरुषों का रोल क्या है, ज़्यादा। इस कारण गाँव में पुरुष जनसंख्या अधिक है, जबकि विकसित महाद्वीप में या विकसित देशों में नगरों में महिलाएं अधिक निवास करती हैं। हमसे कारण भी पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप में नगरों में महिलाएं अधिक निवास करती हैं, इसको आप समझाइए। तो आप बता सकते हो कि ये जो विकसित देश हैं इनकी सामाजिकता भी विकसित है, शिक्षा का स्तर भी ऊंचा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो या यहाँ पर स्त्री शिक्षा जो है वो उसका स्तर उच्च है। ये प्रदेश जो है सामाजिक बुराइयों से क्षीण है, या एक है इन प्रदेशों में सामाजिक बुराइयां क्या हैं, कम। जैसे महिलाएं गांव से अगर शहरों की तरफ पलायन करती हैं तो इन लोगों का शिक्षा स्तर ऊंचा होने के कारण वो जो बुराइयां हैं, महिलाओं के प्रति जो आपराधिक घटनाएं हैं वो यहाँ कम होती हैं। इसलिए महिलाएं यहाँ से नगरों में पलायन कर रही हैं रोजगार के लिए। तो अपन से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नगरों में यहाँ ज़्यादा महिलाएं क्यों निवास करती हैं, क्योंकि उनको रोजगार के सुलभ अवसर प्राप्त हो जाते हैं, सामाजिक बुराइयां यहाँ पर कम है, और उच्च शिक्षा का स्तर होने के कारण महिलाएं जो है उनका पलायन नगरों की तरफ अधिक है। यानी जो विकसित देश हैं यानी यूरोप महाद्वीप हैं वहाँ गाँव में पुरुष जनसंख्या अधिक, क्योंकि कृषि पुरुष प्रधान है, जबकि नगरों में महिला जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ महिलाओं के अनुकूल परिस्थितियाँ सारी हैं, सुलभ रोजगार के अवसर हैं, सामाजिक बुराइयाँ भी कम हैं, और शिक्षा का स्तर जो है वो इन महाद्वीपों में क्या है, उच्च है। अगर हम विकासशील देश या फिर एशिया महाद्वीप की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ज़्यादा है, यानी महिलाएं नगरों की तरफ प्रवास क्या करती हैं, कम। यानी गांव में महिलाएं जनसंख्या अधिक है, जबकि नगरों में
पुरुष जनसंख्या क्या है, अधिक। कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं अपन, विकासशील क्षेत्र या एशिया महाद्वीप की। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों एशिया महाद्वीप में महिलाएं गाँव में ज़्यादा निवास करती हैं, या ये कहें शहरों की तरफ पलायन या शहरों की तरफ प्रवास को कौन कौन से बिंदु रोकते हैं, यानी महिलाओं को शहरों की तरफ जाने से कौन कौन से बिंदु रोकते हैं। तो ये बिंदु भी आप आसानी से लिख सकते हो। नगरों में आवास कम है, रहने की जगह कम है, इसलिए महिलाएं नगरों की तरफ कम पलायन करती हैं। महिला सुरक्षा में कमी है, यानी शहरों में आपराधिक मामले ज़्यादा बढ़े, इसलिए महिलाएं वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसलिए गाँव में निवास ज़्यादा करती। रोजगार के अवसर कम है, जो विकसित देश की बजाय जो विकासशील क्षेत्र देश हैं वहाँ पुरुषों को रोजगार महिलाओं की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं, यही कहें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर क्या हैं, कम। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि शहरों में रहना या वहाँ बसना अधिक खर्च होना, यानी व्यय ज़्यादा होता है। इस अधिक व्यय के कारण भी महिलाएं जो है वो नगरों की तरफ पलायन नहीं करती, या महिलाओं को नगरों की तरफ पलायन को रोकने वाले ये महत्वपूर्ण कारक हैं। यानी यहाँ से छोटा सा सवाल बन सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप में नगरों में महिलाएं अधिक क्यों हैं। तो क्योंकि नगरों में वहाँ जो महिलाओं के लिए अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं, सुलभ रोजगार अवसर हैं, सामाजिक बुराइयाँ कम हैं और शिक्षा का स्तर भी क्या है, उच्च है। जबकि विकासशील या एशिया महाद्वीप में गांव में ही महिलाएं निवास करती हैं, शहरों की तरफ वो प्रवास क्यों नहीं करती, या कौन से कारक उनको नगरों की तरफ प्रवास करने के से रोकते हैं। तो आप कह सकते हो नगरों में आवास की है वो कमी है, महिलाओं की सुरक्षा में भी क्या है, कमी है, या रोजगार के अवसर कम है, या फिर ये कह दें अधिक खर्च वहाँ पर होता है जिसको वो वहन नहीं कर पाती, या ये कह दें विकासशील देशों में सामाजिक बुराइयाँ जो हैं उनका स्तर ऊंचा होता है, जो महिलाओं को नगरों की तरफ पलायन को रोकते हैं। तो ये सामान्य सामने परिचय देखा कि ग्रामीण नगरीय संगठन जो है वो कैसा है, निवास के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में। यूरोप महाद्वीप में गाँव में पुरुष ज़्यादा है, नगरों में महिलाएं ज़्यादा हैं, जबकि विकसित एरिया जो है उनमें गाँव में महिलाएं अधिक हैं और नगरों में महिला की जनसंख्या जो है वो कम है। हमने उसके कारण देखे। इसके आगे अपन देखते हैं व्यावसायिक संगठन। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है जनसंख्या संगठन का वो है व्यावसायिक संरचना, यानी किसी भी प्रदेश की जब जनसंख्या के लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा तो उस प्रदेश की जनसंख्या कौन कौन से व्यवसाय से जुड़ी है, इस आधार पर भी हम जनसंख्या के संगठन की परिचर्चा करते हैं। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब है व्यवसायिक कार्यों में भाग लेने वाली जनसंख्या, यानी किसी भी प्रदेश की जनसंख्या कौन कौन से व्यवसायिक कार्यों में जुड़ी हुई है उस आधार पर अगर अपन देखें, और व्यवसायिक कार्यों में कौन सी जनसंख्या भाग लेती है इसकी परिचर्चा हमने पहले भी कर ली कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो ही व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी हुई होती है। और कार्यशील जनसंख्या की आयु कितनी होती है इसकी चर्चा हमने पहले कर ली कि 0 से 14 वाले बाल आयु वर्ग में है, 15 से 59 वाले कार्यशील जनसंख्या के वर्ग में है, जबकि 60 प्लस वाले वर्ध आयु जनसंख्या के पक्ष में है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होती है, जबकि विकसित देशों में आपने देखा कि जो वर्ध जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ जन्म दर क्या है वो कम है। अपन अगर व्यवसायिक संरचना अगर बात करें किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की तो अपन मान सकते हैं कि प्राथमिक कार्य व्यवसाय से जुड़ी जनसंख्या, द्वितीयक व्यवसाय से संलग्न जनसंख्या, तृतीयक व्यवसाय से संलग्न जनसंख्या या चतुर्थक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। तो इस आधार पर अगर अपन देखें तो व्यवसायिक संरचना अपन बनती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। थोड़ा सा अपन फोकस कर लें। प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं, तो जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से है, या ये कहें कार्यशील जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष तक आयु वर्ग की जनसंख्या आएगी। व्यवसाय संरचना के आधार पर हमने कहा था प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लें प्राथमिक व्यवसाय कौन से होंगे, तो वे व्यवसाय जो डायरेक्ट रूप से प्रकृति से जुड़े हैं, यानी हूबहू जैसे हमें प्रकृति पर प्रदत्त जो भी व्यवसाय है वो इसके अंतर्गत आएंगे। कृषि ले लो, वानिकी ले लो,
मत्स्य यानी मछली पालन ले लो, खनन, पशुपालन, ये वो व्यवसाय हैं जो डायरेक्ट रूप से हम प्रकृति से जुड़े हैं। ये सारे के सारे व्यवसाय जो है वो प्राथमिक व्यवसाय आएंगे। और जो भारत जैसे विकासशील देश हैं, अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, यानी जो कृषि प्रधान देश है वहाँ की अधिकतर जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इसी तरह से अगर प्राथमिक व्यवसाय जो है उनके अंदर उद्योग शामिल हो जाए, विनिर्माण शामिल हो जाए, तो वो प्राथमिक व्यवसाय जो है वो द्वितीयक व्यवसाय का स्वरूप ले लेता है। तृतीयक व्यवसाय के अंदर व्यापार, परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं जो है, सर्विस जो है, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। चतुर्थक व्यवसाय के अंदर जो आईटी है, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान है जितने भी, या फिर बौद्धिक या वैचारिक जो विकास से जुड़े कार्य हैं, वो सारे के सारे चतुर्थक और पंचक व्यवसाय में शामिल होंगे। ये जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय है, ये जो है वो विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं व्यवसाय से जुड़ी है, क्योंकि ये विकसित देश हैं, विकसित देशों की जनसंख्या इन्हीं कार्यों से जुड़ी है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से संलग्न है। या अपन ये कहें कि जिन क्षेत्रों के अंदर तकनीकी विकास ज़्यादा होता है वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में अधिक जनसंख्या को सहन कर पाएंगे, जबकि जहाँ तकनीकी विकास स्तर कम है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या वो कृषि कार्यों में संलग्न रहेगी, यानी वहाँ प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी हुई जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी। तो जनसंख्या संगठन का एक छोटा सा बिंदु था ये व्यावसायिक संरचना। हमने कहा व्यावसायिक कार्यों में भाग लेने वाली जनसंख्या मुख्यतः कार्यशील जनसंख्या होती है, वो 15 से 59 आयु वर्ग की है। और इसमें हमने ये 4 पार्ट हमने बनाए, प्राथमिक व्यवसाय से संलग्न, द्वितीयक व्यवसाय से संलग्न, तृतीयक व्यवसाय से संलग्न और चतुर्थक व्यवसाय से संलग्न। अगले चैप्टर जो है उनमें अलग से अपन विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे कि प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, पशुपालन ये सब शामिल है। विनिर्माण वाली प्रक्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय से शामिल है, जबकि व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं जो है वो तृतीयक व्यवसाय से जुड़ी है। और सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, जितने भी खोज से संबंधित या साइंटिफिक तथ्यों वाले जितने भी मामले हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में शामिल है। तो ये था व्यावसायिक संरचना। अब जनसंख्या संगठन का अपन एक लास्ट बिंदु साक्षरता है, उसके ऊपर परिचर्चा कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं, साक्षरता क्या होती है, साक्षरता को कैसे परिभाषित करते हैं और किसी भी प्रदेश में साक्षरता जो है उस प्रदेश के विकास के लिए कैसे जिम्मेदार है। इससे पहले हमने व्यावसायिक संरचना देखी, तो जहाँ कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ आर्थिक विकास का स्तर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कार्यशील जनसंख्या में हमने कहा था 15 से 59 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या उसमें शामिल है। वैसे साक्षरता वाला एक टॉपिक है, इसमें आप आयु जो भारत के संदर्भ में अगर बात करें, ध्यान रखना साक्षरता की परिभाषा यहाँ भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो अपन 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति लेंगे जो पढ़ लिख सकें, जो किसी भी बात को समझ सकें, जो अंक गणितीय परिकल्पना कर सके, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग यानी मार्केट वाला हिसाब कर सकें या बाजार का हिसाब कर सके। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये साक्षर माने जाएंगे और इस कैटेगरी के लोगों का जो समूह है वो साक्षर जनसंख्या के अंदर गिना जाएगा। आप अपन ऐसा कह सकते हैं कि भारत में साक्षरता की परिभाषा क्या है, तो जनसंख्या के उस अनुपात या उस प्रतिशत से है जो जनसंख्या 7 वर्ष से क्या हो ज़्यादा, जो पढ़ लिख सके, समझ सके, अंक गणितीय परिकल्पनाएं करने में सक्षम हो, यानी गणित को समझ सके, जोड़ बाकी गुणा भाग कर सके, वो जो जनसंख्या है वो साक्षर जनसंख्या, और वो जो समूह है वो साक्षर जनसंख्या का समूह कहलाएगा। किसी भी प्रदेश की साक्षर जनसंख्या जो है वो उस प्रदेश की परिचायक होती है उत्तम सामाजिक और आर्थिक विकास की, यानी जिस प्रदेश की साक्षरता दर ज़्यादा होगी उसकी सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और उसका आर्थिक विकास स्तर है वो भी क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। अब एक छोटा सा बिंदु और यहाँ पर अपन ले लेते हैं कि किसी भी प्रदेश की अगर साक्षरता बढ़ती है तो उस प्रदेश में कौन कौन सी बदलाव आएंगे, यानी प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो अपन मान सकते हैं अगर लोग साक्षर होंगे तो उनके जीवन प्रत्याशा जो है, जीने की इच्छा ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके रहन सहन में बदलाव होंगे, रोजगार से उनके खान पान में भी बदलाव होंगे। अपन ये कह सकते हैं अगर शिक्षा ज़्यादा हुई तो महिलाओं की अनुकूल परिस्थितियाँ बनेंगी, यानी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा।
शैक्षिक सुविधाओं का विकास होगा, क्योंकि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी, या अपन ये कहें जैसे जैसे शैक्षिक सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रदेश की साक्षरता भी बढ़ेगी। जो व्यक्ति साक्षर होगा वो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को अच्छी तरह से समझ पाएगा और उन पर अमल कर पाएगा और अपने विकास में उनको भागीदार बना पाएगा। इसका मतलब सरकारी नीतियों को समझने में भी साक्षरता जो है वो अपना अहम रोल अदा करती है। जो व्यक्ति साक्षर हो जाएगा वो अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से दूर रहेगा, यानी उस समाज के अंदर जो अंधविश्वास की धारणाएं हैं वो धीरे धीरे हैं वो कम हो जाएंगी। सती प्रथा, दहेज प्रथा, इस तरह की जो कुरीतियां हैं वो उस समाज में स्वतः ही कम हो जाएंगी अगर उस समाज की साक्षरता का स्तर बढ़ेगा या शिक्षा का स्तर बढ़े रहेगा। इसीलिए तो हम सरकार का नारा भी है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो बेटा एक छोटा सा टॉपिक था हमारा यहाँ पर कि साक्षरता क्या होती है और साक्षरता के कारण किसी भी प्रदेश की स्थिति या उसकी जनसंख्या के क्या क्या सुधार होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक लेसन नंबर 3 यूनिट जो सेकंड थी जनसंख्या संगठन, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा विस्तार से अगर देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा लिंगानुपात क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा आयु वर्ग कौन कौन से हैं, बाल आयु वर्ग है, वयस्क आयु वर्ग है, उसके बाद हमने वर्ध आयु वर्ग देखा। फिर कार्यशील जनसंख्या में हमने वयस्क आयु वर्ग को शामिल किया जिसमें 15 से 59 वर्ष तक के लोग थे, और ये कहा किसी भी प्रदेश में अगर जन्म दर ज़्यादा होगी तो उसमें बाल अनुपात भी क्या रहेगा, ज़्यादा। उसके बाद आयु लिंग पिरामिड देखे, आयु लिंग पिरामिड के बाद में हमने व्यवसायिक संरचना पर चर्चा की, और व्यवसायिक संरचना को हमने 4 भागों में देखा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय। और ये व्यवसायिक संरचना किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है, यानी जिस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी उस प्रदेश का आर्थिक विकास जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होगा, सुदृढ़। आज हमने कहा साक्षरता 7 वर्ष की अधिक आयु वाले वे व्यक्तियों के समूह जो पढ़ लिख सकें, समझ सकें और जो गणितीय परिकल्पनाओं में सक्षम हो वो साक्षर होंगे, वो जनसंख्या साक्षर होगी। और जिस प्रदेश की जनसंख्या लगभग साक्षर होगी या प्रतिशतता अधिक होगी उस प्रदेश की सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में उच्च मिलेगा। फिर हमने कहा क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो रहन सहन पर, सामाजिक स्थिति, महिलाओं की शैक्षिक सुविधाएं, सरकारी नीतियों में समझने में आसानी, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से किनारा, ये सारे के सारे साक्षरता के क्या है, प्रभाव हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।